देखो अभी किसी के फेवर में जजमेंट हो जाता है तो उसको लगता है कि ठीक है जुडिशरी ने मुझे काफ़ी अच्छा न्याय दिया, और किसी के अगेंस्ट जाता है मैटर तो उसको लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिला। लेकिन एक ऑल ओवर कहने गया तो ऐसा है कि जुडिशरी इज़ द ओनली पिलर विच इज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्टिल वर्किंग इन इंडिया। लोगों को अगर टाइम पे जजमेंट नहीं मिलेगा, जस्टिस डिले होगा, तो ही आज के नेताओं का जो दरबार है ना वो चलेगा। तो नेताओं को अपने दरबार भराने हैं, और जुडिशल सिस्टम पे वो चाहते हैं कि लोगों का जुडिशल सिस्टम पे विश्वास ना रहे ताकि इनके दुकान चले रहे। आई वॉज मेड फॉर दिस प्रोफेशन ओनली। नमस्कार, मैं मोमिन नाजरेत और स्वागत है आपका हमारे चैनल मावले सफ़र में। और जो हमारा कार्यक्रम है द लेक्स एनलाइटनमेंट, तो जैसे कि आपको पता है कि ये विशेष कार्यक्रम हमारे विधि के विद्यार्थी के लिए जिनको बहुत रुचि है लॉ फील्ड में। आज हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट दिनेश हल्दनकर जी, जो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध एडवोकेट है और जो प्रॉपर्टी लॉ है उनमें उनका गहरा अभ्यास है और काफ़ी वर्षों से वे महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, स्मॉलर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज जो उनका जर्नी रहा लॉ फील्ड में और किस तरीके से वो आज जुडिशरी सिस्टम को देखते हैं और उनका तमाम युवकों से, विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश रहेगा, आज इंटरव्यू के माध्यम से हम साझा करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम दी लेक्स एनलाइटनमेंट। तो सर, मैं सबसे पहला सवाल मेरा सर ये है आपसे कि एक जो एडवोकेट होता है, एक लॉयर होता है, तो इनिशियली लॉ फील्ड में प्रवेश करना और अपना दबदबा कायम करना बहुत ही कठिन होता है। तो सर, आपका प्रवेश कैसे रहा? और जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा हूँ तो तभी आप युवक थे, उस समय से आप समाज सुधारक के राह पे थे, आप सोशल एक्टिविस्ट थे, यूथ एक्टिविस्ट थे, यूथ एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत कार्य किया। तो सर, आपका रुचि कभी आया लॉ फील्ड में और आपको क्यों लगा कि मुझे एडवोकेट बनना चाहिए? देखो, ऐसा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे एडवोकेट बनना है। वो तो मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में आया, बट अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज मेड फॉर दिस प्रोफेशन ओनली। क्योंकि पहले से मुझे लॉ से रिलेटेड जितने भी फील्ड थे, जस्टिस के जो प्रॉब्लम्स थे, इसमें रुचि थी। पॉलिटिकल साइंस में रुचि थी, पॉलिटिक्स में रुचि थी, सोशल फील्ड में रुचि थी। तो जितने भी लॉ से रिलेटेड फील्ड है वो पहले से आई वॉज लाइकिंग ऑल दैट फील्ड। इवन आई वॉज स्टडिंग इन दैट फील्ड, दो आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। फिर भी मुझे हिस्ट्री और सोशल साइंसों में काफ़ी रुचि रही, इनके ऊपर मैं पहले भी पढ़ता था। लेकिन थोड़ा एक्सीडेंटली मैं इस फील्ड में आया। मेरी एक फ्रेंड जो लॉयर बन रही थी और मैंने बीएससी के बाद सोचा कि और कोई डिग्री होनी चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने लॉ के लिए एडमिशन लिया और कंप्लीट किया लॉ। और बाद में जब मैं फर्स्ट डे एंट्री किया कोर्ट में तो मुझे लगा नहीं, मुझे एज ए एडवोकेट करके ही प्रैक्टिस करनी है। मैंने मेरा जो पहला प्रोफेशन था वो छोड़ दिया और एज ए एडवोकेट करके प्रैक्टिस शुरू कर दी। ऐसा था कि कॉलेज में मैं काफ़ी गया ही नहीं। 3 साल में मैं 3 दिन कॉलेज में गया, क्योंकि ऐसा था कि मेरे क्लासेस थे, मुझे मॉर्निंग में क्लासेस लेने ही पड़ते थे। मेरे 2 बैचेस मॉर्निंग में रहते थे। तो मैंने प्रिंसिपल से बात की थी, प्रिंसिपल राजाध्यक्ष जो है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक नहीं, आपको जब होगा आप आते जाओ। तो 3 साल में मैं 3 दिन कॉलेज में गया, लेकिन मैंने वो कोर्स प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया। और ऐसा है कि संघर्ष की बात बोले तो काफ़ी संघर्ष रहा। कहीं पे भी लॉ में प्रैक्टिस आपको करना है, और अगर आप सोशल फील्ड से भी जुड़े हैं और आपके अंदर वो जुडिशल माइंडसेट है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप लोगों को देखने का आपका तरीका अलग है। आपको लग रहा है कि लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है और उनको अन्याय के खिलाफ आपको कोई न्याय देना है, तो आप अपनी फ़ीस या ये सब चीज़ों को पहले देखते नहीं है और बाद में उन पब्लिक को किस तरह ये करना है उसी में आपका ध्यान जाता है। और फिर आपका सेटल होना लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है कि इनकम ग्रोथ करना, या वो फिर आपका सेकेंडरी ये हो जाता है। प्राइमरी आपको है कि आपको लोगों को हैंडल करना है, उनको न्याय देना है। मतलब मैं फर्स्ट डे सिटी सिविल कोर्ट गया था, तो सिटी सिविल कोर्ट में मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो मुझसे होगा नहीं, मतलब जो वहाँ पे आर्गूमेंट चल रहा था, और मुझे लगा भाई ये प्रोफेशन अपने को जमने वाला नहीं, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाद में मुझे डिटेल स्टडी करने के बाद मैंने उसे एडजस्ट किया। अदरवाइज़ मेरा वो फर्स्ट डे सिटी सिविल कोर्ट का जो एक्सपीरियंस था, कोर्ट नंबर 1 में मैं गया था, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ माई टी। क्या, हाँ,
तो मैंने वैसा सोचा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो ये ऐसा रहा कि एकदम सा मुझे अपसेट हुआ था मैं। सर जैसे कि आपने बताया कि 3 साल में आप 3 ही बार आपके लॉ के क्लासेस में गए, तो सर क्योंकि मैंने भी LLB कंप्लीट किया हूँ सिद्धार्थ कॉलेज से, अभी LLM का पढ़ाई कर रहा हूँ। सर बात ये है कि तभी हम हाई कोर्ट में जाते हैं या फिर सेशंस कोर्ट में जाते हैं या फिर ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, तो जो हमको इस कॉलेज में पढ़ाया गया है उससे जो दुनिया है कोर्ट का, वो एकदम ही अलग दुनिया है। आपका एकेडमिक लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है बहुत ही डिफरेंस है। कोर्स के कंटेंट में मैक्सिमम जो है आपके अलग अलग जो लॉ है और लॉ की थियरी जो है, ज्यूरिप्रूडेंस या फिर ड्राफ्टिंग, इस इशू के ऊपर तो पेपर्स रहते ही है। हाँ, इसके ऊपर मतलब हर ईयर एक एक उसके ऊपर पेपर्स तो है। तो ऐसा नहीं कि एकदम डिफरेंस है। जो लॉ आपको वहाँ पे कोर्ट में बोलना है या जिसके बारे में ये करना है, वही लॉ एक्चुअली आपको पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो कोर्ट में अलग रहता है कि किस तरह की पेटिशन रहेंगी, पेटिशन के अलग अलग टाइप क्या रहेंगे, नोटिस ऑफ मोशन या फिर सिविल एप्लीकेशन। तो हाई कोर्ट में थोड़ा अलग रहता है, सिटी सिविल कोर्ट में अलग रहता है, स्मॉल कॉज कोर्ट में प्रैक्टिस अलग रहती है, सेशन में अलग रहती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अलग रहती है। तो ये जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा हिस्ट्री और लॉ की हिस्ट्री और ज्यूरिप्रूडेंस वगैरह सब्जेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं। तो सेकंड ईयर से ही सब जो प्रैक्टिकल एजुकेशन शुरू कर देना चाहिए, जिसमें कोर्ट में लेके जाना स्टूडेंट्स को, और वहाँ पे कोर्ट में किस तरह प्रैक्टिस चलती है, किस तरह आर्गूमेंट चलते हैं, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ये आर्गूमेंट चल रहा है और उसका काउंटर आर्गूमेंट जो है वो क्या है, ये सब स्टूडेंट्स को दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मतलब फाइलिंग किस तरह से होती है, फिर फाइलिंग में ऑब्जेक्शंस रिमूवल्स जो रहते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें अलग है, आपके लॉ बुक से थोड़ा अलग है। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स को आए, इसके लिए स्टूडेंट्स को कोर्ट में लेके जाना चाहिए और वो कंपलसरी करना चाहिए, और उसके ऊपर भी उनको एक पेपर रखना चाहिए, कोर्ट्स विजिट्स जो है। हाँ, और फिर कोर्ट्स में उन्होंने जो कुछ सीखा या अलग अलग के टाइप के जो पिटीशन है उसके ऊपर से प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए। सर अधिकांश में जो हमारे देशवासी है तो आज उनको जुडिशरी में विश्वास नहीं रहा। सर तभी आप सुबह कोर्ट के लिए निकलते हो, आपके सूटकेस पैक करके, ब्रीफ्स रेडी करके, आपकी पेटिशन्स लेके तभी आप कोर्ट जाते हो। तो सर आपका एक माइंडसेट क्या रहता है तभी आप कोर्ट जाते हो? क्या आपको जुडिशरी पर विश्वास है, क्या आपको लगता है कि नहीं अभी भी हमारी जो जुडिशरी है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और जिसके कारण जो तमाम जो हमारी जनता है वो भी आज हमारे जुडिशरी सिस्टम पर विश्वास नहीं कर पाते? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखो, ये लोग ऐसे हैं कि पहले तो लॉ तोड़ते हैं, कई बार जीवन में लॉ तोड़ते हैं, और फिर कई उनके ऊपर अन्याय हो जाता है तो भागते दौड़ते कोर्ट में आते हैं, और उनको वहाँ पे अपेक्षा रहती कि नहीं, मुझे न्याय मिलना चाहिए। और जुडिशरी पे मेरा तो फुल ट्रस्ट आया, फुल ट्रस्ट ऑन जुडिशरी। बात ऐसी कि मैंने जितने भी जजेस देखे तो वेरी गुड जजेस, और जुडिशरी में करप्शन ज़ीरो है ऐसा बोलना चाहिए। इतना मैंने, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसिडर, आई फाउंड ज़ीरो करप्शन इन जुडिशरी। जजेस भी मैक्सिमम ट्राई करते हैं, एक एक जजेस के पास दिन में 150 से 200 मैटर हैंडल करने रहते हैं, और हर एक मैटर में वो अपना जुडिशियल माइंडसेट यूज़ करते हैं, उसको प्रॉपरली हैंडल करते हर एक मैटर को। और देखने गए तो उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, फिर भी ठीक है, उतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी जजेस बहुत मेहनत करते हैं। और लोगों को जो जुडिशरी में विश्वास नहीं, ऐसा जो बोलना है, तो देखो अभी किसी के फेवर में जजमेंट हो जाता है तो उसको लगता है कि ठीक है, जुडिशरी ने मुझे काफ़ी अच्छा न्याय दिया, और किसी के अगेंस्ट जाता है मैटर तो उसको लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिला। लेकिन एक ऑल ओवर कहने गया तो ऐसा है कि जुडिशरी इज़ द ओनली पिलर विच इज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्टिल वर्किंग इन इंडिया। तो एक ऐसी बात है कि एक जुडिशरी है, इसके लिए देश चल रहा है ऐसा मैं कहूँगा। अदरवाइज़ बाकी पिलर्स तो ढल चुके हैं, ढल रहे हैं, हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि एक ही एक संस्था जो है प्रॉपरली चल रही है और इंडिपेंडेंटली प्रॉपरली अभी तक उसने काम किया है। हमारे जुडिशरी में इसलिए विश्वास नहीं है सर, कुछ आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि सर आज हाई कोर्ट में जो जजेस का स्ट्रेंथ है वो 91 होना चाहिए था, लगभग 100 के करीब होना चाहिए था, पर आज भी सर 56 है। कोर्ट में जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे जजेस की संख्या है वो उतनी की उतनी है। दूसरा चीज़ ये है कि सर आपने रिसेंटली देखा रहेगा गुजरात का जो बिल्किस बानो केस था,
क्या हादसा हुआ था और जजमेंट क्या निकला, जो बिल्किस बानो के विपरीत है। सर, जो हमारी देश की बेटी निर्भया के साथ फिर जो हाथरस में जो हुआ है, जो फिर कश्मीर में आपने देखा रहेगा जो कथुआ रेप केस हुआ है, तमाम जो हमारी देश की बेटी है उनको न्याय सर बहुत ही अंत में मिल रहा है या फिर बहुत ही डिले हो रहा है न्याय मिलने में। तो सर लोगों का तो विश्वास उठ रहा ही है जुडिशरी से। और सब सिर्फ मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का नहीं बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे कोर्ट हैं तमाम देश में जहाँ पर जज की संख्या आज भी बहुत कम है। जो स्मॉलर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पर भी जज की संख्या कम है, जिसके कारण से जो जस्टिस है वो डिले हो रहा है। और सर आपने देखा आज करोड़ों के सब न्यूज़ में, तमाम न्यूज़ में आते रहता है, मूवीज़ बनते हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज भी करोड़ों केसेस पेंडिंग है। तो सर इसको आप कैसे देखते हो? देखो, जुडिशरी में जो वैकेंसी है, जुडिशल सिस्टम उसको भरना चाहती है, लेकिन क्या स्टेट भरना चाहता है क्या उनको? कि कहीं पे वैकेंसी है तो उस वैकेंसी को ही फुलफिल करने के लिए स्टेट राजी नहीं है। स्टेट ऑलवेज वांट अपर हैंड इन जुडिशरी, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। एक जुडिशल सिस्टम है जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है, उसमें अगर स्टेट को ऐसा कोई उसका अपर हैंड चाहिए तो उसके लिए तो जुडिशल सिस्टम या जजेस या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स मानेंगे नहीं। तो ये जानबूझ के रखी गई वैकेंसी है। हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स वांट्स टू फील इट, बट स्टेट का उसमें ऐसा ये है कि रवैया है कि स्टेट डोंट वांट टू फील इट। लोगों को अगर टाइम पे जजमेंट नहीं मिलेगा, जस्टिस डिले होगा, तो ही आज के नेताओं का जो दरबार है ना वो चलेगा। तो नेताओं को अपने दरबार भराने हैं और जुडिशल सिस्टम पे वो चाहते हैं कि लोगों का जुडिशल सिस्टम पे विश्वास ना रहे ताकि इनके दुकान चले रहे। तो आज का पॉलिटिक्स इसके लिए जिम्मेदार है, स्टेट इसके लिए जिम्मेदार है। आज भी आप अगर देखेंगे तो कई सारे देशों में 10,000 लोगों के पीछे एक मैजिस्ट्रेट या जज है। हमारे देश में सिचुएशन है वो 1 लाख के पीछे भी एक रहना मुश्किल है। मतलब जो आज एक्चुअल जो जजेस बैठते उसके कम से कम 3 to 4 टाइम्स जजेस की संख्या होनी चाहिए। जब वैसा होगा तो जो डिले जो है वो डिले नहीं होगा। मतलब आज डिले के लिए जजेस या जुडिशरी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है कि भाई वहाँ पे लोग ही कम है। कितने सारे मैटर मैंने अभी बताया कि एक एक जजेस के सामने जो बोर्ड रहता है हर दिन में 150 से 200 मैटर देखने, और वो भी प्रॉपरली, वो कोई ऐसे कोई एडामेंटली नहीं देख सकते, उसको हर एक चीज़ को देखते, हर मैटर को पुकारते, पार्टीज़ के प्रेजेंस ही देखते, उस हर मैटर में जो कुछ पेंडिंग चीज़ है उसको देखते। तो इतना जो है मतलब उनके ऊपर काफ़ी लोड है। अगर जजेस की संख्या 3-4 टाइम्स बढ़ाई जाएंगी तो हम अच्छा रिजल्ट उसमें ला सकते हैं। देखने गए तो देश की लोक संख्या भी, जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी बड़ी है, उसके हिसाब से जुडिशल सिस्टम में जजेस की संख्या दी नहीं गई है और इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे कोर्ट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, जजेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और बाकी हाथरस वगैरह केस में क्या, कोर्ट आपको जजमेंट देना चाहती है, कोर्ट इज़ बाइंडिंग टू गिव जस्टिस टू यू, बट थिंग इज़ दैट द इन्वेस्टिगेशन लेवल जो है और स्टेट का जो रवैया है ना, दैट इज़ ऑल्सो मैटर्स। कि स्टेट लेवल से अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रॉपर, कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आते हैं, उनके पास प्रॉपर आंसर्स नहीं रहते, कोर्ट उनको फिर से रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोलते। तो इसके लिए देखो, ये कोर्ट का वजह से डिले नहीं है, आपके स्टेट लेवल, स्टेट की भी इच्छा चाहिए कि लोगों को हमको जस्टिस देना है। तो दोनों अगर होगा तो प्रॉपरली होगा। जजेस अपनी लेवल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जुडिशरी अपने लेवल पे बहुत ही हॉनेस्ट है, नॉन करप्ट है, लेकिन स्टेट को भी उतना उसको सपोर्ट करना चाहिए। सर, हर एडवोकेट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक धर्म की किताब जैसा है। वो उर्दू में कहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आइन है, एक आर्ट्स है हमारे लिए, कि जहाँ पर भी हमारी ज़िंदगी में कुछ खामियाँ है तो वो आइन देख के हम स्वयं को संवार सकते हैं। तो सर, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आज मीडिया में दिखाया जाता है कि, और एक फ्रंट है वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तभी आप संविधान पढ़ते हो। तो सर, आपका सबसे फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, सबसे फेवरेट आर्टिकल सर कौन सा है, और वो आर्टिकल को आप आपके दैनिक ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो तो उसके बारे में बताइए। माई फेवरेट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It is about right to speech, right to express your views, right to trade anywhere in India, right to reside in anywhere in India. Actually, this article is, I think, a soul of Constitution. It guarantees the Indian democracy. It assure the integrity of India. So ये आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स में है और
ये मेरा फेवरेट आर्टिकल, ये मतलब जब व्हेन आई वाज नॉट इवन एडवोकेट स्टिल आई वाज नोइंग दिस आर्टिकल, एंड तभी से ये आर्टिकल जो है कि इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक। तो संविधान इस देश की कुछ विचारधारा के लोगों के वजह से खतरे में, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही चाहते थे कि ये संविधान न रहे, कुछ तो अलग संविधान रहे। ये इनके दिमाग में तभी भी था, इनके दिमाग में आज भी है, और इनकी पावर जो पॉलिटिकली जो बढ़ रही है इसकी वजह से ये बोलना ठीक है कि भाई संविधान खतरे में, और जिस तरह वो पावर का यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ये डर तो बनता है, ये डर सही है। लेकिन संविधान अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है। संविधान इस जो संकट है, इस संकट को भी संविधान झेल जाएगा। देखो कुछ लॉज है हमारे इंडियन सिस्टम में, लॉ मेकर्स तो पार्लियामेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट असेंबली है। तो जो लॉ हमने बनाए, कुछ लॉ हमने ज़्यादा हार्श बनाए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ UAPA जो है, वो ऐसे कुछ लॉ बनाए कि जिसमें आपको बेल के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, और बेल होने तक विदाउट ट्रायल आपको जेल में रहना पड़ता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई बार कहा है कि बेल जो है वो हर एक का राइट्स है, बेल नॉट द जेल। हाँ, तो ये उसके ऊपर कई बार कहा है हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है ना कि जो लॉ मेकर्स है उनको उसके ऊपर सोचना चाहिए। कोर्ट जो रिटर्न लॉ है और लॉ के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा और उसके हिसाब से आपको न्याय देगा। मतलब कई बार ऐसे लोगों पे अगर लगता है कि आपको अन्याय हो रहे, तो उसके लिए आपको लॉ जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लॉ फ्लेक्सिबल होने चाहिए। हार्श लॉ एक मिडिवल जो लेवल था वहाँ पे तो ठीक था मिडिवल एज में, लेकिन ये एज में हार्श लॉज जो है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए वो शोभा नहीं देते। तो उस हिसाब से उनको काफ़ी चेंज करना पड़ेगा। और बाकी जो आप जुडिशरी का जो ये पूछना चाहते हैं कि ज्यूरिडिक्शन, तो क्रिमिनल केसेस जो है नॉर्मली JMFC कोर्ट में जाते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बाद उनके आगे का जो मतलब कई सारे ट्रायल्स तो वहाँ पे ही होते हैं। छोटे मैटर्स के लिए समन्स केसेस वगैरह रहते हैं, कुछ वारंट केसेस के लिए वहाँ पे ही ट्रायल होता है, और आगे फिर सेशन कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं। जो सेशन कमिटेबल केसेस होते हैं उसका सेशन कोर्ट में ट्रायल होता है, और उसके जो अपील्स वगैरह रहते हैं वो हाई कोर्ट्स में जाते हैं। और सिविल कोर्ट्स में नीचे तालुका लेवल से कोर्ट्स रहते हैं, सिविल जज सीनियर जूनियर डिवीज़न, सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न, ये तालुका लेवल पे रहते। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जजेस रहते। उसके बाद बड़े शहरों में सिटी सिविल कोर्ट्स रहते, और सिटी सिविल कोर्ट्स के जो अपील्स वगैरह जो है वो हाई कोर्ट्स में जाते हैं। तो ये नॉर्मल मतलब इसमें काफ़ी सारा ही है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया कि इस तरह से वो स्टेप वाइज मैटर्स आगे जाते हैं, इस तरह उसका उनका ज्यूरिडिक्शन रहता है। कुछ केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स है, हाँ, जैसे कि आपका NDPS जो केसेस है, साथ में आपका पॉस्को है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स है। वो मैटर डायरेक्टली वहाँ पे ही रिमांड के लिए मैटर ही वहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे ही वो स्पेशल कोर्ट में वो मैटर चलते हैं। सर, आज दिन बर दिन जो लॉ कॉलेज की संख्या है महाराष्ट्र में और देश भर में बढ़ती जा रही है, और लाखों के तादाद में, हज़ारों की तादाद में हमारे जो विद्यार्थी है वो शरद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सर आज क्योंकि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं जो जूनियर्स को रखते नहीं है, और बहुत सारे जूनियर हैं उनको मेंटरशिप चाहिए, सीनियर एडवोकेट चाहिए, और इस छत्र छाया में उनको कार्य करना है, परंतु मेंटर और सीनियर उनको मिल नहीं पाते हैं। तो सर तमाम जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो सनद के लिए अप्लाई करने वाले, एनरोल करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अगर उनको एक बेस्ट एडवोकेट बनना है तो बेसिकली उनका फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग वो निर्माण कर सके, एक उनके एक मैसेज सर। देखो, आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो एडवोकेट्स जो बनना चाहते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव्स आपको पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। आपको पैसा मिलेगा, नाम भी मिलेगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आपको एक अच्छा एडवोकेट बनना है तो आपको एक सोशल जस्टिस का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई लोगों को न्याय देना है, और आप उसके लिए वकील बनने। आपको पैसा चाहिए, आपको नाम चाहिए, तो बहुत सारे फील्ड है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे एक एडवोकेट्स बोले तो एक नोबल प्रोफेशन है, उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। और जहाँ पे बात है कि इंटर्नशिप वगैरह, तो आप
कोई बड़ा एडवोकेट या फिर बड़ा ऑफिस, तो ये बड़ा क्या होता है मेरे कभी समझ में नहीं आता है। क्योंकि क्या एडवोकेट तो एडवोकेट्स है, उनको लॉ कितना मालूम है, उनके आर्गूमेंट लेवल क्या है, तो यही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपके मन में रहेगा कि कुछ बड़ा बड़ा, तो ऐसा बड़ा कुछ नहीं होता है। सभी एडवोकेट्स जो है रहते, केस हारते भी है, केस जीतते भी है, तो इसमें कोई मतलब बड़ा ये जो दिमाग में रहेगा आपका, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिकम अ वेरी गुड एडवोकेट फॉर यू। यू विल अर्न मनी, यू विल अर्न फेम ऑल्सो, बट आपको अगर प्रॉपर उस प्रोफेशन की जो नोबेल है उसको रखना है, तो आपके लिए लोगों की जस्टिस जो है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एडवोकेट दिनेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुलाकात के लिए। और जैसे कि आपने एक पक्ष रखा कि आज जुडिशरी खतरे में नहीं है ना, और जो जजेस के ऊपर भी जो आरोप लगता है, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो लोग जो अपना कार्य है वो सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, तो आपने जो पक्ष रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारे स्टेट का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि जो भी इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करें, तो ये बहुत ही कम हमें सुनने को मिलता है जो जुडिशरी के फेवर में बात करता है। तो और सर, आपके इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी है उनको बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिला रहेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खास मुलाकात की। थैंक यू।